नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी की क्लास में। मैं सनोज कुमार आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग जान रहे थे रिजर्वेशन से संबंधित कुछ तथ्य। उस तथ्य में मैंने आपको इंदिरा साहनी केस बताया और इंदिरा साहनी केस ने किस प्रकार रिजर्वेशन को सही माना। फिर एम नागराजन केस बताया, उसने भी सही माना और उसने यह कहा कि पिछड़ापन और जो उसकी सामाजिक के पृष्ठभूमि है उन सबको देखते हुए आरक्षण में व्यवस्था की जानी चाहिए। और नरसिंह राव, पीवी नरसिंह राव के शासनकाल में जो रिजर्वेशन का कंडीशन था वो आपको किस प्रकार था, मैंने बताया था कि एससी जो था शेड्यूल कास्ट उसका 15% और एसटी का 7.5% और ओबीसी का 27% और उस समय भी ईडब्ल्यूएस था जिसको 10% था। हालांकि आज आप देखते हैं कि जो ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन मिला है 10%, इसको लेकर बहुत ही संदेहास्पद में लोग बातें करते हैं और वो सही तर्क ना देते हुए कहीं ना कहीं उस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट में पटिशन भी डालते हैं। और जो कि सुप्रीम कोर्ट का ये नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि उस पटिशन को एक्सेप्ट करे, उस पर अपना जजमेंट दे और फिर वह बाध्य हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट भी जजमेंट दे। तो आपको समझना होगा कि ईडब्ल्यूएस का मैटर क्या होगा, इसको हम अब डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं बैकलॉग यानी कैरी फॉरवर्ड का मुद्दा। बैकलॉग या कैरी फॉरवर्ड का मुद्दा क्या होता है, इस चीज को बारे में आपको डिटेल समझ में आएगा। इंग्लिश में भी इसका यही है, बैकलॉग एंड कैरी फॉरवर्ड। ये क्या होता है आपको समझने के पहले आपको मैंने उसके बैकग्राउंड पिछले कक्षा में तैयार कर दिया था। तो इसमें आप समझिए कि कुछ इस प्रकार घटनाएं घटती है। घटनाएं क्या घटती है कि बैकलॉग और कैरी फॉरवर्ड का मुद्दा में कि 81st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2000 में, यानी 81st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2000 में, इसके द्वारा भारत के संविधान में आर्टिकल 16 का क्लॉज बी जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? क्लॉज बी जोड़ा गया। यानी आपको याद रखना है कि कैरी फॉरवर्ड का मुद्दा क्या है, उस चीज को मैं समझा रहा हूं। कैरी फॉरवर्ड यानी कैरी फॉरवर्ड को ही बोलते हैं बैकलॉग एंड कैरी फॉरवर्ड। बैकलॉग एंड कैरी फॉरवर्ड का मुद्दा क्या है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट करते हुए, पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट करते हुए 81st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट यानी बैकलॉग और कैरी फॉरवर्ड का मुद्दा को ध्यान में रखते हुए पार्लियामेंट में 81st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2000 में यह प्रावधान किया गया और संविधान में आर्टिकल 16 का क्लॉज 4 का बी जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? बी जोड़ा गया। उसमें प्रावधान किया गया कि यदि किसी आरक्षित श्रेणी के सीटें उस वर्ष भरी न जाती हो, यानी जिस वर्ष एग्जाम हुआ उस वर्ष अगर सीटें खाली रह गया है शेड्यूल कास्ट का, तो उसे अगले साल के लिए फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। इसी को कहते हैं कैरी फॉरवर्ड। और मान लिया जाए इस वर्ष था कितना, 100 सीटें, तो 100 सीटें में मान लिया जाए शेड्यूल कास्ट के बनता था 30 सीटें, लेकिन भराया कितना, 20 सीटें। तो 10 सीटें जो सीट था वो 2000 आने वाले जो 24 होंगे उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कैरी फॉरवर्ड का ऑल ओवर अगर इंटरप्रिटेशन आप देखते हैं तो बैकलॉग एंड कैरी फॉरवर्ड का मुद्दा ये बहुत ही चर्चित मुद्दा है। इसको आपको बढ़िया से समझना होगा कि बैकलॉग और कैरी फॉरवर्ड का मुद्दा क्या है। नाम से ही पता चल रहा है, लॉग, फॉरवर्ड, बैक, लॉग। चीज को समझ रहे हैं कि कैसे मैं बता रहा हूं, तो इस चीज को आपको समझ में आनी चाहिए कि बैकलॉग और कैरी फॉरवर्ड का मुद्दा क्या है। तो इसके अकॉर्डिंग पार्लियामेंट ने 81st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2000 में कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया आर्टिकल जोड़ा, 16 का क्लॉज 4 का बी। क्लॉज 4 का ए था, लेकिन यहाँ पे 16 का क्लॉज 4 का बी जोड़ा गया और इसमें प्रावधान किया गया कि यदि जिस वर्ष से फॉर्म निकली हुई है, वैकेंसी निकली हुई है, और मान लिया जाए शेड्यूल कास्ट का 20 सीटें हैं, लेकिन 20 में से 10 ही भरा जाता है और 10 रिक्त होता है, तो यह वाला जो 10 बचा ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगले साल के लिए। तो ऐसे कब तक वो रिक्त होता रहेगा, कब तक हम फुलफिल नहीं करेंगे?
तो इसमें सुप्रीम कोर्ट कहा कि मात्र 3 साल तक हम इसको फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे ताकि उसकी अवस्था उसकी उपस्थिति दर्ज हो जाए। तो आपको याद रखना है इतना सारी बातें। आगे देखिए, आरक्षण की आलोचना एवं विपक्ष। बहुत सारे लोग हैं कि आरक्षण का विरोध भी करते हैं, कुछ आरक्षण का पक्ष भी करते हैं। तो ये सही है कि गलत है, जुडिशियरी क्या करती है इसके ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन आपको यहाँ पे चीज़ें जो है समझनी होगी, इसलिए मैं लिखा हूँ आरक्षण की आलोचना एवं विपक्ष। आरक्षण की कमियां, आरक्षण की सबसे पहले कमियां जानते हैं कि कमियां क्या होती है। आलोचकों के अनुसार आरक्षण संविधान में वर्णित अवसर की समानता के विरुद्ध है। जो आलोचक हैं, जो आरक्षण के विरुद्ध में बातें करते हैं, उनका यह मानना है कि संविधान में अवसर की समानता है। आर्टिकल 14 याद कीजिए, अवसर की समानता की बात करती है। सभी लोग, भारत के जितने भी लोग हैं उन सभी को एक समान अवसर प्रदान किया जाएगा। तो आरक्षण से अवसर की समानता को चोट पहुंचाई जा रही है, ऐसा इंटरप्रिटेशन देते हैं आलोचकों। दूसरा देखिए, आरक्षण के कारण योग्यता की उपेक्षा होती है, यानी आरक्षण के कारण योग्यता की उपेक्षा होती है। इससे सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित होती है, गुणवत्ता प्रभावित होती है, जो देश के विकास का बाधक है। यानी जो आरक्षण के कमियां हैं, जो आरक्षण के आलोचक है वह तर्क देते हैं कि जो रिजर्वेशन मतलब आरक्षण, जो छूटें मिलती है, तो आरक्षण की कमियां गिनाते हुए, आरक्षण की कमियां गिनाते हुए आलोचक यह तर्क देते हैं कि संविधान में वर्णित अवसर की समानता का विरोधी है कौन? आरक्षण। दूसरा तर्क देते हैं कि आरक्षण के कारण योग्यता का, योग्यता मतलब एलिजिबिलिटी का, उसके अंदर जो गुण है उसकी क्या होती है? तो उपेक्षा होती है, जिससे सेवाओं में गुणवत्ता प्रभावित होती है, जो कि विकास, देश के विकास में बाधक है। हालांकि ये भी बात सही है कि आप यदि टैलेंटेड व्यक्ति को नहीं लेते हैं और एक व्यक्ति है जो कि 12 नंबर लाया है और एक व्यक्ति है जो 6 नंबर लाया है, 6 वाला सेलेक्ट हो रहा है, 12 वाला सेलेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि इसके पास रिजर्वेशन की कॉन्सेप्ट आ जाती है, तो ऐसे में ये बात सही है। लेकिन काफ़ी हद तक क्या होता है कि जब भारत के अधिकतर सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे जॉब में जाने के बाद 4 साल 5 साल तक उसको ट्रेनिंग, प्रशिक्षण आदि जैसी व्यवस्थाओं से रूबरू कराया जाता है और फिर इसकी फासला कुछ ज़्यादा नहीं रह पाती है। तो याद रखिएगा कि जो आरक्षण के आलोचक हैं, जो रिजर्वेशन का जो डिक्रिटिसाइज हैं, जो आरक्षण के जो आलोचक करने वाले जो आलोचक हैं, वो आलोचकों लोग ने यह तर्क देता है कि आलोचकों ने यह तर्क देता है, यानी आरक्षण के जो विरोध में है, जो आरक्षण के आलोचक है वह कहते हैं कि आरक्षण के माध्यम से जो संविधान में अवसर की समानता है वो अवसर की समानता नष्ट होती है। दूसरा तर्क देता है कि आरक्षण के कारण सेवाओं में गुणवत्ता प्रभावित होती है और गुणवत्ता जब प्रभावित होगा तो कहीं ना कहीं देश के विकास में यह बाधक होता है। लेकिन ये सब तथ्य ज़्यादा फैक्चुअल और ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल रूप से इंटरप्रिटेशन पर नहीं उतरते हैं, क्योंकि भारत के तो अधिकतर ऐसे जॉब हैं जहां पे जाने के बाद आपको 3 से 4 साल आपको प्रशिक्षण दिया जाता है और वह सारी कमियां आपके अंदर से दूर की जाती है। तो आगे चल के लोगों ने इस चीज़ को सही नहीं ठहराया, तो आप इस चीज़ को मानिएगा। आगे देखिए, भारत में आरक्षण का राजनीतिकरण हो गया है और इससे राजनीतिक में जाति का महत्व बढ़ गया है। अब भारत में राजनीतिकरण भी हो गया है। आरक्षण को लोग क्या है कि फलाना अगर समुदाय है, ओबीसी है, तो यदि मैं ओबीसी को आरक्षण देता हूं तो एक मेरा बहुत बड़ा वोट बैंक बन जाता है। तो राजनीतिकरण भी हो गया है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। आगे देखिए कि भारत में व्यवहार में आरक्षण का क्रियान्वयन इस प्रकार का हो गया है कि यह एक नए प्रकार का विभेद का जन्म देता है, जिसे हम प्रतिगामी विभेद कहते हैं, यानी रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन। अब संभावनाएं ऐसी पहुंच जाती है कि लोग में तनाव उत्पन्न हो जाता है। लोग एक दूसरे को इस नज़रिए से देखते हैं कि आप पे आरक्षण से आए हैं,
कोटा से आए हैं, तो ये वाली भावनाएं हैं जो देखने को कहीं ना कहीं मिलता है। लेकिन आरक्षण के जो पक्ष में है उस चीज को समझिए। आरक्षण का पक्ष क्या कहता है? आरक्षण का पक्ष कहता है कि आरक्षण की व्यवस्था संविधान में वर्णित समानता के विरुद्ध नहीं है। अब क्यों नहीं है, इसके पीछे यह तर्क देता है कि जब सिलेक्ट होते हैं लोग तो उसको 3 साल 4 साल उसको प्रशिक्षण किया जाता है ताकि उसकी जो कमियां हैं वो दूर किया जाए। आगे देखिए, आरक्षण के कारण सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित होने की तर्क नहीं है, क्योंकि भारत के अधिकतर सेवाएं हैं जिसमें चयन के पश्चात प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था होती है। आगे देखिएगा, भारत में पिछड़ी जातियां हजारों सालों से शोषण और वंचन का शिकार रही है, अतः भारत में अधिकांशतः सेवा में पिछड़ी जातियां का लोग भी नहीं आ पाए हैं। 1000 सालों से पिछड़ी रही है और आज भी भारत के ऐसे अधिकतर सेक्टर हैं जहां पे नहीं आ पाए हैं। इसकी अनुपात में इसकी प्रतिनिधित्व की कमी है। तो ऐसे में हम सभी का जिम्मेवारी बनती है कि इन लोगों की दिया जाना चाहिए। लेकिन इन सब के बावजूद भी आपको रिजर्वेशन में आप पक्ष और विपक्ष को बता देंगे, लेकिन इसके साथ ही आपको अपना पक्ष देना होगा। और याद रखिए, जब रिजर्वेशन पर आप अपना पक्ष दे रहे हैं, जब अपना इंटरप्रिटेशन रख रहे हैं, तो उसमें कोई पूर्वाग्रही सम्मिलित ना हो। ऐसा नहीं कि आप शेड्यूल कास्ट के हैं तो आप उसके नज़र में उसके बिंदु को केंद्र में रखते हुए आप अपना इंटरप्रिटेशन में शामिल कर दे कि इस लोगों की आरक्षण एकदम होना चाहिए। ऐसे में एग्जामिनर एकदम समझ जाएगा यह जातिवादी है, कट्टरवादी है, आरक्षण समर्थक है। तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको यहाँ पे विचारक नहीं बनना है, आपको एग्जाम क्लियर करना है। तो आरक्षण पर हमारा विचार देते समय आप कहिएगा कि आरक्षण की व्यवस्था समानता और सामाजिक न्याय के दर्शन पर आधारित है। अब ऐसा क्यों सामाजिक न्याय? अब देखिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइबों के साथ बहुत भेदभाव हुआ, और भेदभाव हुआ तो उसी का आज परिणाम है कि लोग समाज द्वारा समझिए तो एक तरफ से गिफ्ट दिया जा रहा है कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए ताकि वह मुख्य धारा में आ सके। अतः इसे सही माना जा सकता है, लेकिन व्यवहार में इसे लागू करते समय सावधानियां बरतनी चाहिए। रिजर्वेशन को लागू करते समय व्यवहार में क्या करनी चाहिए? सावधानियां बरतनी चाहिए। सावधानियां का मतलब क्या? तो फर्स्ट पॉइंट कि आरक्षण को सबलीकरण से जोड़ना होगा और केवल आरक्षण पर निर्भर रहने की बजाय देश के समग्र विकास में दलित, वंचित, जो वंचन है, उन सभी को मुख्य धारा में लाना होगा ताकि वह भी आगे आकर अपना काम करे और रोजाना का जीवन अच्छा से व्यतीत करे। यदि उसे एक चीज़ पर डिपेंडेंसी बना देते हैं कि नहीं आपको सिर्फ और सिर्फ आरक्षण, तो ये चौमुखी विकास का एक बाधक होगा। तो इस चीज़ को याद रखना चाहिए। आगे देखिए कि आरक्षण को गतिशील होना चाहिए, अर्थात जो व्यक्ति सबल हो चुका है उन्हें आरक्षण से बाहर कर देना चाहिए। यानी यही चीज़ को समझिए। मैं यहाँ पे क्या लिखा हूँ? आरक्षण को गतिशील होना चाहिए, अर्थात जो व्यक्ति सबल हो चुका है उन्हें आरक्षण से बाहर कर देना चाहिए। अब जैसे सोचिए आप, मायावती, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, टीना डाबी IAS, कनिष्क कटारिया IAS, रिया डाबी IAS, क्या इन लोगों की ज़रूरत है आरक्षण की? उसके बाद भी ये अपने बाल बच्चे को, वाइफ और हस्बैंड दोनों IAS, उसके बाद भी अपने बच्चों को रिजर्वेशन दिलवाते हैं। तो कहीं ना कहीं वह उस दलित भाई के हक को मार रहे हैं जो मजदूरी करता है, उसके पास टैलेंट है लेकिन वो मजदूरी करता है खेत में। क्या उसके बच्चा के सामने वो मजदूर का बेटा रह पाएगा? उसका हक को ये मार देगा। तो ऐसे में उसे जनरल में फाइट करना चाहिए। तो आपको इस सब चीज़ों को समझना चाहिए कि रिजर्वेशन में गतिशीलता होनी चाहिए। आगे देखिए, SC ST को क्रीमी लेयर्स में लाना चाहिए। और SC ST को कहाँ लाना चाहिए? क्रीमी लेयर में, कि जो मलाई खा रहा है, जो SC ST में भी मलाई खा रहा है, उस मलाई के परत को इतना नॉर्मल बनाया जाए कि जो चीनी का मिठास है वो अंदर तक जा सके।
यानी गरीब झोपड़ियों झुग्गियों में रहने वाले जितने भी लोग हैं, दलित गरीब वंचन लोग हैं, उन सभी तक पहुंचनी चाहिए। तो आप ये दो चीज को याद रखिएगा, बहुत ही मायने के तौर पर आपसे हमेशा पूछे जाएंगे कि आरक्षण को गतिशील होना चाहिए, अर्थात जो व्यक्ति सबल हो चुका है, जो व्यक्ति फाइनेंशियल कंडीशन से ठीक हो चुका है, जैसे में चिराग पासवान, मायावती, जीतन राम मांझी, आइएस्टीना डाबी, रिया डाबी, कनिष्क कटारिया, क्या इन लोगों की आरक्षण का जरूरत है? बिल्कुल नहीं। उसके बाद भी अपने बाल बच्चों को आरक्षण दिलाते हैं, तो कहीं ना कहीं वह व्यक्ति का, वह दलित भाई का, वह वंचित और पिछड़ा लोगों को हक के मारते हैं जिसका बेटा मजदूर में देहात में रहकर काम करता है और भले ही उसके अंदर टैलेंट हो। उसी तरह दूसरा याद रखिएगा कि SC ST को भी क्रीमी लेयर में लाना चाहिए, यानी कि SC ST में भी जो मलाई का परत खा रहे हैं, उस मलाई के परत को ऊपर से हटाना चाहिए कि अब आप बाहर हो जाओ और जो चीनी का मिठास है उसे अंदर तक जाने दो, यानी झुग्गियों में झोपड़ियों में जो रहने वाले लोग हैं उन लोगों तक पहुंचना चाहिए। मुलाकात होगी अगले क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।